हेलो गाइस, मेरा नाम विकास और आप देखने स्टार्ट कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। गाइस, इस वीडियो में हम जो एनटीपीसी का फर्स्ट वाला वीडियो दिए थे उसमें क्या किया था, थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। उसमें हमने बता दिया है कि हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, उसी के अंतर्गत हम बता रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ। तो हमने बताया था कि कांग्रेस जो जीत कर आई थी, जो कांग्रेस के सदस्य कितने आए थे निर्वाचित होकर 200, मतलब हमने बता दिया था 292। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस के कितने 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। तब आप ये चीज़ें हमारे कहाँ से आ गई, हम कुछ चीज़ें काटने का प्रयास कर रहे थे, मतलब कटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। और कटिंग करने आप जानते हो कि कितना समय रहता है आवाज़ को निकलने में, मतलब कि आपके दिमाग में सेटअप हो और आप अगर कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर सारी चीज़ें मतलब घूमने लगती हैं, कहाँ ये चीज़ें बता दो। बट हमने सोचा एनटीपीसी का है तो ये चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम उसको कटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, तो ये चला गया इसके साथ में। तो ये चीज़ें गलत हैं इसके साथ और ये सही है। तो हम क्या करना चाह रहे थे कि हाँ, जो कटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी कितने, और 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। और इसमें कितने जो है 292 ये क्या, अब ये 292 हमारे दिमाग में आता है तो ये चला जाता है इसके साथ में, तो यही थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। और इसमें क्या करता है कि चलो हम इसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। जो 292 प्रांतीय सदस्यों के लिए क्या किया गया था, निश्चित की गई थी। और 4 चीफ कमिश्नरी के लिए और 93 क्या होती है देशी रियासतों के लिए क्या की जाती है सीट, जो सदस्यों के लिए निश्चित की जाती है इतनी सीट। तब इसमें अगर और इसके आगे चलोगे तो इसके आगे जब हमारा इन सब के लिए चुनाव कब होता है, इन सब में जो चुनाव होता है 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। जहाँ 296 सीटों के लिए चुनाव होता है कि जहाँ भी 10 लाख आबादी होगी वहाँ से एक प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाएगा। तो इस आधार पर क्या सीटों का आवंटन भी होता है। तब इसमें 296 में से कितने कांग्रेस के सदस्य चुनकर आते हैं, कांग्रेस के सदस्य चुनकर आते हैं 208 आते हैं कांग्रेस के सदस्य चुनकर। और क्या आते हैं 73 सदस्य आते हैं मुस्लिम लीग के और 15 सदस्य आते हैं अन्य दल के। कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इतना ही आपको मिस्टेक हो गया था, ये चीज़ें थोड़ा एक ही चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आपको और भी कहीं कुछ डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, और डाउट जहाँ कहीं भी होता है आप कमेंट करें। तो गाइस, आज वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज वाला वीडियो हमारा कहाँ से लिया गया है, आज वाला वीडियो जो एनटीपीसी का है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन हमने रखे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज, इन जगहों से आज के जो क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे 1-2 वीडियो, उनमें यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2016-17 में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कवर करवाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक शामिल किए गए हैं। तो इसमें अगर आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलोगे, सही ऑप्शन आपको हो जाता है 12 से 35। 12 से 35 क्या है आपका, क्या है मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार। 12 से 35 क्या है आपका मौलिक अधिकार। देखो आप, जब मौलिक अधिकार हमारा था पहले कितना था, हमारा पहले मौलिक अधिकार था हमारे पास कितने, 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास पहले। मौलिक अधिकार कितने थे पहले हमारे पास थे 7। लेकिन आज वर्तमान में बात करोगे तो आज हमारे पास कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। क्यों भाई, एक मौलिक अधिकार क्या हो गया, आप बात करोगे एक मौलिक अधिकार क्या हो गया था। एक मौलिक अधिकार हमारा था क्या, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार आपको हटा करके मौलिक अधिकार से इसको बना दिया कानूनी अधिकार। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 31 के काम में रख दिया गया।
आर्टिकल 30 आर्टिकल 300 का में रखा गया, 300 के काम में रख के इसे कानूनी अधिकार बना दिया। भाई देखो 300 के काम में रख के कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया? क्योंकि जब उस समय गवर्नमेंट कुछ वर्क कर रही थी तो उसमें क्या करते थे, अपने मौलिक अधिकार को लेकर लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो कार्य होती थी उसमें क्या होती थी, बाधा आती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मौलिक अधिकार के आपको समाप्त करके, मौलिक अधिकार आपको समर्पित करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया, उसको केस में रख दिया गया 300 का में। आप देखो मौलिक अधिकार के ही तहत तो आप देखोगे कि जो केरल जो आता है, कहाँ ये आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और केरल राज्य का बाद आता है पटना का भी आता है। तो ये सब चीज़ें जो हाँ थी, ये सब मौलिक अधिकार को ही लेकर अपने आए थे। तो इसलिए इन सब को मतलब संपत्ति, मतलब इनकी ज़मीन जाती थी तो वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो वो आते थे सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें गवर्नमेंट के कार्यों को बाधा पड़ती थी। इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको आपके मौलिक अधिकार को ही हटा दिया है, संपत्ति के अधिकार को। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 7 अप्रैल 2016 को। 7 अप्रैल 2016 को ये क्वेश्चन दूसरी पाली में पूछा गया है। लेकिन अब की बार देखो, अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब की बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बार 36 से 51। 36 से 51 में क्या होता है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच क्या है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच आपके है क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की बात करोगे तो आपको 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। अब इसी के और आर्टिकल 51 के काम में और क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51 के काम में रखा गया है। और उसकी बात करोगे तो ये देखो, और यहाँ देखो बात करोगे तो इसको कब रखा गया? इसको जो रखा गया था, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब इसको जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, तब इसको क्या होता है कि 51 के काम में इसे जोड़ा जाता है, हमारे आर्टिकल 51 के काम में। और यहाँ देखो हमने एक चीज़ नहीं बताया, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको कब चेंज किया जाता है? ये चेंज किया जाता है 1978 में, जब हमारा क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन होता है, तब ये कब किया जाता है? संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ये कब? 1978 में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन सा ये वाला ऑप्शन सही हुआ है, खा वाला। तो आपको आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है उस चीज़ को देखने का प्रयास करें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मूलभूत अधिकारों में, क्या 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होते हैं। भारत के लिए भी और विदेश के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हों। ये वो कौन से मूलभूत अधिकार हैं? हमारे धर्म की कुशलता, लिंग, जाति, जन्म स्थान आर्टिकल 15 में है के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये वाला नहीं है, भेदभाव का निषेध और लिंग, जात, जन्म के आधार पर जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये विदेश वालों को नहीं प्राप्त हैं। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता और भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों के संस्कृति के संरक्षण, ये आर्टिकल 29 में है ही है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26। अगर आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रता होगी वो क्या है कि आप यहाँ के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेश के जो भी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। देखो, धार्मिक मामले की जो स्वतंत्रता है, ये धर्म की जो संस्थाएँ हैं उनको ये सब प्राप्त हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो जो मौलिक अधिकार जो अपने यहाँ के भी विदेश को वालों को भी ये सब चीज़ें प्राप्त हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो,
2 बार पूछा गया था 2016 में, 9 अप्रैल और 3 मई को 2016 और तीसरी पाली में दोनों भी बार पूछा गया है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार आपका कौन नहीं है, अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो देश की रक्षा करना आपका क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मौलिक अधिकार की आपका नहीं है, ये क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। हमने मौलिक कर्तव्य को बताया कि आर्टिकल 51 के का में रखा गया और वो 42वें संविधान संशोधन के तहत उसको 1976 में जोड़ा गया था। तो आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब देखो जीवन जीने का अधिकार अर्थात जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है, ये रखा गया है 21 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करोगे तो ये आर्टिकल किस में रखा गया, आर्टिकल 19 में रखा गया है। और समानता की बात करोगे तो ये आर्टिकल किस में रखा गया है, ये समानता रखा गया है 14 से लेकर के 18 के बीच में। 14 से लेकर के 18 के बीच में हमारा क्या रखा गया है, समता के अधिकार को रखा गया है। आई होप कि ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने हम 4th नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 4th वाला नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ चलने का प्रयास करते हैं। 4th वाला नंबर का क्वेश्चन पहुँचाए हम। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये कब पूछा गया है, 29 अप्रैल 2016 दूसरी पाली में पूछा गया है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 में जो पारित किया गया था उसके अनुसार जो पंचायती राज में जो न्यूनतम योग्यता होती है, पंचायती राज सदस्यों मतलब उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है वो क्या होती है, ये चीज़ डिसाइड की गई थी कब, जब पंचायती राज संशोधन बिल विधानसभा में 7 सितंबर 2015 को हरियाणा के विधानसभा में पारित हुआ था। तो ये मतलब बिल कब आता है, 7 सितंबर, हमने क्या कहा 7 सितंबर 2015 और ये क्या हो जाता है, पारित भी हो जाता है। इसके हिसाब से जो उम्मीदवारों की योग्यता थी वो क्या थी, इसके हिसाब से जो उम्मीदवारों की योग्यता थी जो जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए ये मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल थी। जनरल और ओबीसी के लिए क्या थी, हाई स्कूल थी। लेकिन वहीं अनुसूचित जात जैसे एससी और जो सामान्य महिलाएं थी, जो जनरल वुमेन जो थी, मतलब जनरल जो महिला थी उनके लिए क्या किया था, कक्षा 8 तक उत्तीर्ण हो। कक्षा 8 तक जो पास कर लिया हो, कक्षा 8 पास आउट हो, वो क्या हो, जनरल महिला भी हो और अनुसूचित जात के जो लोग होते हैं वो भी इसमें आ जाते थे। वो क्या करते थे कि मतलब पंचायती राज का चुनाव लड़ सकते थे। और एक थी कक्षा 5, कौन 5 कक्षा को जो पास करता था वो कौन थे, वो एससी महिलाएं जो थी। एससी महिला जो थी वो कक्षा अगर 5 पास आउट है तो वो भी क्या कर सकती थी, अपना पंचायती राज का चुनाव लड़ सकती थी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने कौन से वाले क्वेश्चन में, हम चलते हैं अपने इसके बाद 5th वाले क्वेश्चन के तरफ। और देखो इसमें इस हिसाब से जितना ये चीज़ें दिया गया है इसके हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होता। तो इसलिए ये इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको सबको मार्क्स क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। आपको सभी को क्या मार्क्स क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, या तो इस क्वेश्चन को ही काट दिया जाता है। तो जिसके ऑप्शन गलत होते हैं उसको क्वेश्चन को काट दिया जाएगा, या तो उसको मार्क्स सबको समान मिलेंगे। और इसमें देखो आप कहोगे कि जब ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था तो क्यों करवा दिए। देखो हमने इसलिए करवा दिया कि जो ये 2016 में पूछा गया था गलत ऑप्शन दिया था, लेकिन अब की बार जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का जो ये लेवल होगा ये अलग तरीके से होगा। मतलब जैसे उसने पूछ लिया 2015 में क्या किया, जनरल के लिए अकेले पूछ लिया या ओबीसी के लिए ही अकेले पूछ लिया, तो कितनी योग्यता निर्धारित की गई थी। तो आपको क्या करेंगे, हाई स्कूल वाला जो ऑप्शन होगा उसको सही कर लेंगे, मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल जो भी होगा
उसको सही कर लेंगे। तो इसलिए हमने विस्तार से बता दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो अपने 5वें नंबर के वाले क्वेश्चन की तरफ चलोगे। तो जो 5वां नंबर वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो, और ये कि आप 16 अप्रैल 2016 के प्रथम पाली में पूछा भी गया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की जाती है। जीवन जीने का अधिकार जो होता है हमारे, वो आता है आर्टिकल कितने, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत क्या आता है आपका जीवन जीने का अधिकार आता, आपको जीवन जीने का अधिकार आता है तो आर्टिकल 21 के तहत। और इसके बाद आप चलोगे तो इसमें जैसे आप आर्टिकल 20 अर्थात आर्टिकल 20 के अंतर्गत चलोगे तो इसमें जो कोई भी व्यक्ति हो उसको क्या किया जाएगा, एक ही अपराध अगर किया हो, एक ही अपराध के लिए एक ही बार उसे दंड दिया जाएगा, ना कि उसे मतलब और एक ना कि उसे जो नया कानून बनाकर, अर्थात तो अगर वो व्यक्ति जिस समय अपना मतलब अपराध किया है उस समय जो कानून होगा उसी कानून के तहत उसे क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, ना कि आप वो आपको क्या करें नया कानून बना दें उसके हिसाब से उसे दंड मतलब उसे दें। और क्या होगा कि और इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो अपराध के लिए जो दोष सिद्ध है उसके संबंध में जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं उसके मतलब दोष सिद्ध हो गया है तो उसके संरक्षण के लिए ये सब अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं। और एक चीज़ इसमें आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको क्या करें, वो स्वयं के विरुद्ध अर्थात दूसरे के किसी में वो क्या करें अपनी गवाही दे या ना दे, उसकी मतलब वो उसे आप बाध्य नहीं कर सकते, उसे आप क्या कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, आर्टिकल 20 के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और वो व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिए हो तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी अधिकारी को क्या करना होगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी जो होता है वहाँ का, उसके सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और इसमें जो समय काउंटिंग होती है, जो आने जाने का समय होता है उसको छोड़ करके काउंटिंग की जाती है। और क्या किया जाता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने अनुसार किसी भी वकील को क्या कर सकता है, अपने मामले को देखने के लिए मतलब अपने मामले के लिए किसी भी वकील को करने का उसे अधिकार प्रदान किया गया है। और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और 22 हो गया। 23 क्या कहता है आर्टिकल हमारा 20, इसमें जो इसमें बलात् श्रम मतलब इसमें क्या किया गया है, बलात् श्रम जैसे कि मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते, अर्थात ज़बरदस्ती किसी काम को आप किसी व्यक्ति से नहीं करवा सकते। ये क्या होगा कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप क्या हैं कि आप एक दंडनीय अपराध कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 व्यक्ति को स्वतंत्र मतलब व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार हैं, वो मतलब व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसे कोई ये नहीं बाध्य कर सकता आर्टिकल 23 के अंतर्गत कि वो मतलब कोई भी काम करने के लिए उसे ज़बरदस्ती कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। ये उसका मौलिक अधिकार किस में आता है, ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चलते हैं अपने 5th नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस तरफ चलते हैं। तो 5th नंबर वाला 5th हो गया। 6 वाला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 29 में कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किए हैं अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 29 को रखा गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को रखा गया है। तो आई होप कि ये चीज़ें वो इसे ही समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश
के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है क्या हमारा मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य हमारा लिया गया है सोवियत संघ। सोवियत संघ अर्थात USSR से, सोवियत संघ से हमारा क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और उसके बाद हम और देखो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया, और एकल नागरिकता मतलब एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली एक यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, और ऐसे भी ढेर चीज़ें हैं। तो इसके बाद आप चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। संविधान का एक भाग ए आर्टिकल 51A भारत के प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? अर्थात ये क्या कह रहा है कि अगर आपको जो 51A में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो कितने थे? अगर हम बात करें जब हमारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तब हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य हमारे कितने थे? 10 थे। हमने इसके ऊपर ही बता दिया था कि जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके तहत जो आर्टिकल 51 के में क्या किया जाता है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। उसके बाद एक 86वां संविधान संशोधन जब होता है 2002 में, तब एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है। क्या? 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनके माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य होगा, ये उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे के 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करें? शिक्षा प्रदान करें। तो ये क्या करें? अंतर्गत आता है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किसके आता है कि उनके माता पिता उन्हें क्या करें? शिक्षा प्रदान करें। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जब ये वाला संविधान संशोधन होने के बाद जब ये चीज़ें जुड़ी तब कितना हो गया आपके पास? एक और बढ़ गया, तो आप कितना हो गया? आपके पास हो गया 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अपने आगे चलने का प्रयास करोगे तो आगे क्या कह रहा है कि हमने कितना 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है। 9 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने जो भी क्वेश्चन लिया है उसके क्वेश्चन के जो साइड में है कब कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी रखे हैं। तो इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो इसमें पढ़ना है और सवाल का जवाब देना है। क्या देना है? चलो देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान अनुभाग हैं, और उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों, राज्यों के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। देखो यहाँ बहुत ही अच्छे से क्लियर से पढ़ना, दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। देखो मौलिक अधिकार मात्र एक हक है और लागू करने योग्य नहीं है, ये क्या है? गलत है भाई। मौलिक अधिकार एकमात्र हक है और ये लागू होने मतलब योग्य भी नहीं है, ये तो गलत हो ना। निर्देशक सिद्धांत का एक नागरिक के हक है और लागू करने योग्य है। चलो इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। निर्देशक सिद्धांत दायित्व है। निर्देशक सिद्धांत क्या है? हमारा दायित्व है जो राज्य को पूरा करने से संबंधित है, और ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो हमारा क्या करें? पूरा करे। कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। देखो ये राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को क्या करते हैं? राज्य क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाता है ग वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है, और ये हमने बताया है कि जो भी क्वेश्चन है उसके थोड़ा बगल में क्या किया गया है कि जब भी क्वेश्चन आए हैं उन चीज़ों को लिखा गया है। देखो 3 अप्रैल 2016 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी लिखा गया है। चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन हमारा है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम एक वीडियो में लेकर आए हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के
पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था। मतलब राजीव गांधी जी ने जब 1986 में कौन सी ऐसी समिति का गठन किए थे जो पंचायती राज को पुनः स्थापना करने के लिए, तो वो कौन सी समिति गठन किए थे, वो ML सिंघवी समिति 1986 में गठन किए थे जो पंचायती राज को पुनः गठन करने के लिए। और उसके बाद अगर GV के राज समिति की बात करोगे तो ये इसका गठन कब हुआ था, ये इसका गठन हुआ था 1985 में। 1985 में इसका गठन हुआ था। और यहीं अशोक मेहता की बात करोगे तो ये 1957 में इसका गठन हुआ था। और बलवंत राय समिति की बात करोगे तो बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में। आई होप कि ये भी देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है, 27 अप्रैल 2016 तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया हो। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जहाँ कहीं भी आपको डाउट मिलता है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और जहाँ कहीं भी डाउट होए उस चीज़ को हम एकदम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हमारा यही प्रयास है कि हम कोई भी ऐसे डाउट अपने क्वेश्चन में ना रखें और आपके साथ डिस्कस करते चलें। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।